नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम पिछले 57 दिनों से प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के बोधि प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक की घटनाओं के बारे में। आज इस पहले सीज़न के अंतिम पड़ाव पर हम हैं और यहाँ पर हमारे मध्य हमारे सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं जो आने वाले विभिन्न सीजन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों को प्रदान करेंगे। यहाँ मैं एक आग्रह की भी चर्चा अपने माननीय अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसमें हमारे दर्शक विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो प्रथम सीज़न हमारा है इसको पुनः प्रसारित किया जाए। इसके साथ ही और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, भंते चंद्रकीर्ति जी, डॉक्टर नीलिमा जी, भंते विमल बोधि जी एवं भंते कुशल सुमन जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। अब मैं आपको बताते चलूँ, इस विशेष कार्यक्रम की संकल्पना हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने की और प्रस्ताव पर गहन चर्चा हमारे सीईओ श्री आरपी सिंह जी के साथ हुई और यह निर्णय किया गया कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शकों के समक्ष पाली सूत्रों पर आधारित जानकारी को जन जन तक पहुंचाए और भारी मात्रा में जन कल्याण कर सके। अब मैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से आग्रह करूंगी कि इस कार्यक्रम की एक वृहद रूपरेखा, जिसमें हम विभिन्न सीजन्स आगे प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं, यह क्या अवधारणा है और आपका इस पर क्या विचार है, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बुद्धम नमामि। सीमा जी, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि आज ये आपका पहले सीज़न का अंतिम एपिसोड है, तो मैं सबसे पहले तो अपने जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर हिरोहितो साहब, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैंने इस बारे में सोचा और उनसे चर्चा की तो उन्होंने समय समय पर मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे सहायता प्रदान की। फिर मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर नीलिमा जी का, जो डॉक्टर नीलिमा जी महाप्रजापति गौतमी सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ देहरादून की अध्यक्षा हैं। उनसे भी मेरी चर्चा हुई और उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ नीलिमा जी आपका। मैं हमारे बीच में भंते चंद्रकीर्ति जी और भंते विमल बोधि जी हैं। इन्होंने हमको धम्म सम्मत बातों के बारे में ज्ञान दिया, कैसे कैसे कहाँ किस प्रकार से धम्म निहित बातें हमारी हमसे गलती ना हो जाए और कि हम सही दिशा में चलें। इन्होंने हमें समय समय पर जो मार्गदर्शन दिया, मैं आपका भंते चंद्रकीर्ति जी और भंते विमल बोधि जी आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और भंते चंद्रकीर्ति जी ने तो हमारे कुछ एपिसोड भी हमारे रिकॉर्ड कराए हैं, विशेष रूप से आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे बीच में भंते कुशल सुमन जी हैं। भंते कुशल सुमन जी तो विशेष रूप से आभार के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत से, उन्होंने पूरा रिसर्च करके और पूरा अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे तथागत बुद्ध के गौतम बुद्ध से और उनके ज्ञान प्राप्त करने के, निर्वाण प्राप्त करने के, जो सिद्धार्थ गौतम से जो उनका सफ़र हुआ और तथागत बुद्ध बनने तक का, उसके बारे में पूरी गाथा उन्होंने हमें कही। मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये कार्य बिना आरपी सिंह जी के मदद के तो हो ही नहीं सकता था। उन्होंने न केवल एक सीईओ होने के नाते पूरा सहायता प्रदान करी, रिकॉर्डिंग में सहायता प्रदान करी, इसके पूरे कार्यक्रम को बनाने में सहायता प्रदान करी, उसके अतिरिक्त आपने एंकरिंग भी कभी कभी की है। मैं उसके लिए आरपी सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और तनुश्री जी ने भी हमारे बीच में एंकरिंग की, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी कार्यक्रम को बनाने में, उसको प्रसारित करने में बहुत सारी एक टीम होती है, कैमरामैन होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। उन सब के नाम मैं ले भी नहीं सकता यहाँ पर, और मैं बहुत को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, उनके नाम मैं जानता ही नहीं हूँ तो लूँगा कहाँ से। तो लेकिन इन सब का सहयोग था, इन सब के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम जिस तरीके से संपन्न हो गया, ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता था। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और सीमा जी, जहाँ तक आपकी बात है, तो मैं आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, आपने तो इतना सफल एंकरिंग किया है, शुरू से लेके आखिर तक जो आपने कार्य किया है, तो अब मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूँ।
कुछ मुझे आपके भाव मुद्दा देख के लग रहा है कुछ आप कहना चाहती हैं, तो कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मैं यहाँ पर विचार कर रही थी, आप जब संवाद कर रहे थे दर्शकों के साथ, कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, 2 विश्वविद्यालयों को आप स्वयं संचालित करते हैं, इसके अतिरिक्त भी आपके कई महत्वपूर्ण दायित्व हैं जिनका आप निर्वाह करते हैं, किंतु इस सब के बीच में आप एक ऐसे कार्य के लिए इतना समय कैसे निकाल पाते हैं, ये मेरी जिज्ञासा का कारण है। देखिए, जहाँ तक समय निकालने की बात है तो समय तो जहाँ पर आपकी कोई सोच होती है, कोई इच्छा होती है, तो समय तो कितना भी व्यस्त आप हों उसमें से समय निकल आता है। समय की समस्या तब होती है जब आप कोई कार्य अनिच्छा से कर रहे होते हैं। ये तो मैं अपनी सोच के हिसाब से करता हूँ, तो इसमें समय की तो बात ही नहीं है। समय मेरे पे बहुत है, एक अच्छे काम के लिए मेरे पे समय बहुत है। और रही मेरी सोच की बात, तो देखिए आज हम सब लोग सोचते हैं कि हमारा भारत सशक्त हो, संपन्न हो, वैभवपूर्ण हो, पूरे विश्व गुरु की बात करने की सोचते हैं। तो उस दिशा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये अनवरत प्रयासरत हैं। उसमें हम सब लोगों को, संपूर्ण भारत के हर व्यक्ति को उसमें अपना अपना सहयोग देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी बहुत छोटी सी सामर्थ्य है, अगर मैं उस सामर्थ्य के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत भी इस दिशा में योगदान दे पाऊँ, तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये जीवन का बहुत सार्थक पल होगा। इस दृष्टिकोण से मैं इस कार्य को कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि आज विश्व को भारत की आवश्यकता है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर उथल पुथल मची हुई है, हर जगह मार काट, अशांति फैली हुई है, और इस अशांति को सेटल करने के लिए, इस अशांति को समाप्त करने के लिए, शांति में बदलने के लिए जो हथियार है वो तो भारत के पास ही है। सर, आप किस हथियार की बात कर रहे हैं? तथागत बुद्ध का हथियार तो धम्म हथियार है ना। तो जब हम तथागत बुद्ध के धम्म हथियार को चलाते हैं तो उसमें से प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना के फूल झड़ते हैं। और यही जो फूल हैं, यही संपूर्ण विश्व में जब फैलेंगे, इसकी सुगंध फैलेगी, तो ये शांति होगी, शांति स्थापित होगी। तो इस प्रकार से हम लोग संपूर्ण विश्व के लिए एक गुरु का कार्य हम लोग कर सकते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व में हम गुरु के रूप में कार्य करें और इस संदेश को फैलाएं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, हमारे देश में, हमारी जनता में इस बात की जानकारी होनी चाहिए तथागत बुद्ध का दर्शन क्या है, उनका धम्म क्या है, और उसमें अवस्थाएं और व्यवस्थाएं उसमें क्या हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम इन सारी बातों को, इस दर्शन को, तथागत बुद्ध के धम्म के संदेश को हम पूरे भारत के जन जन तक पहुँचाएँ और उसकी व्यवस्थाएं और अवस्थाएं यहाँ लागू करें। ये मेरी सोच है। धन्यवाद सर आपके इस विचार के लिए, किंतु मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ कि आप अपनी इस योजना को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं? सीमा जी, देखिए, पहले सीज़न में हम लोगों ने, जैसे अभी बात हुई कि हम लोगों ने क्या किया, हमने तथागत बुद्ध की जीवन गाथा की व्याख्या की है। कैसे सिद्धार्थ गौतम जो थे वो गौतम बुद्ध बने, ये पूरी की पूरी व्याख्या, उनका जीवन का पूरा इतिहास यहाँ पर बताया गया है पहले सीज़न में। आगे हमने अपनी पूरी योजना को 5 सीजन्स में डिवाइड किया है। तो पहला सीज़न तो हो गया, अब आगे के हर सीज़न के अंदर हम लोग कुछ विशेष बातों को हम इसमें लेंगे। और हर सीज़न के लिए हमने अपने जो हमारे आदरणीय भंते जी हैं उनसे और हमारी जो अध्यक्षता नीलिमा जी हैं उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था कि वो लोग इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करें। तो मैं चाहूँगा कि जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें किया है वो स्वयं अपने मुखारबिंद से हम लोगों के सामने रखें तो बहुत अच्छा होगा। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा भंते चंद्रकीर्ति जी से कि वो बताएं कि अब दूसरे सीज़न में उनका क्या विचार है कि क्या लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के पाली सूत्रों पर आधारित ज्ञानवर्धक व्यवहार से कैसे हम लोग उन चीज़ों को उतार सकते हैं, उन बातों को हम लोग दूसरे सीज़न में देखने वाले हैं, जिसमें 4 आर्य सत्य, पंचशील, त्रिरत्न, कर्म, पुनर्जन्म, ध्यान और निर्वाण, अष्टांगिक मार्ग, 4 ब्रह्म विहार, इसमें समता और ध्यान, ऐसी सभी चीज़ों को हम लोग इसमें शील, समाधि, प्रज्ञा के माध्यम से दूसरे सीजन में हम देखने वाले हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक यह विचार आप लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के इस पाली साहित्य के माध्यम से सुनने के लिए मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भंते चंद्रकीर्ति जी। आपने जो बताया है कि दूसरे सीज़न में हम लोग मुख्य रूप से जो बौद्ध दर्शन है उसके प्रमुख बिंदुओं को लेंगे
और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बनते कुशल सुमन जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तीसरे सीज़न के बारे में क्या सोच है उनकी और वो क्या चाहते हैं कि हम लोग उसमें व्याख्या करें और बताएं, तो उसके बारे में आप हमको बताइए। मेरे नज़रिए से तीसरा सीज़न बौद्ध इतिहास पे डेडिकेटेड होना चाहिए, जहाँ पे हम तथागत बुद्ध के जीवन काल से पहले की जो समाज की अर्थव्यवस्था थी, पॉलिटिकल व्यवस्था थी, उसको हम उसमें कवर कर सकते हैं। उसके अलावा तथागत बुद्ध के जीवन के दौरान ऐतिहासिक रूप से उसको दोबारा से हम स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं। उसके अलावा तथागत बुद्ध के बाद जब राजा अशोक का समय आता है, तो राजा अशोक के समय में जो 18 परंपराएं चल रही थी तथागत बुद्ध के नाम पे, बौद्ध परंपराएं, तो उसको हम डिटेल से समझ सकते हैं कि वो कौन कौन सी 18 परंपराएं थी। इसके बाद हम देख सकते हैं जो बौद्ध संगीति राजा अशोक ने आयोजन करवाई थी, और उसके बाद भी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा हम चर्चा कर सकते हैं बौद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में, जैसे नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें टाइमलाइन में, तो हम आज के वर्तमान के समय में कितनी बौद्ध परंपराएं मौजूद हैं। मुख्यतः 3 बौद्ध परंपराएं मौजूद हैं, एक थेरवाद है, दूसरा महायान है, तीसरा वज्रयान है। तो इसको लेके भी हम समझ सकते हैं, इन परंपराओं को लेके। और इसके अलावा हम अंतिम बात इस सीज़न में ये चर्चा कर सकते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में रिवाइवल जो हुआ है बुद्धिज़्म का इंडिया में, वो किस रूप में हुआ है, उस पर भी हम इस 3rd सीज़न को पूरा डेडिकेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि तीसरा सीज़न भी बहुत महत्वपूर्ण सीज़न होने जा रहा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको पता चलेंगी। और अब मैं महाप्रजापति गौतमी सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ देहरादून की जो अध्यक्षता हैं वो हमारे बीच में डॉक्टर नीलिमा जी हैं। मैं डॉक्टर नीलिमा जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि चौथे सीज़न में उनका क्या विचार है कि क्या लिया जाना चाहिए। जी धन्यवाद सर। चौथा सीज़न हमारा मुख्यतः बौद्ध दर्शनीय स्थल तथा वास्तुकला के ऊपर वास्तुकला के ऊपर हम उसे बता सकते हैं। इसमें मुख्यतः बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर, अजंठा, एलोरा, नागार्जुन कोंडा तथा अमरावती और कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिसके ऊपर हम इस चौथे सीज़न में चर्चा कर सकते हैं, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित और महापरिनिर्वाण तक के और उसके बाद भी जो देश में जो वास्तुकलाएं निर्मित हुई है उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद नीलिमा जी। देखिए 5वां सीज़न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो संपूर्ण बौद्ध दर्शन है उसका व्यवहारिक रूप हमारा क्या होगा और किस प्रकार से हमारे सामाजिक सरोकारों को वो एड्रेस करेगा। तो इस बारे में मैं डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना थोड़ा सा बताएं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी से कि वो बताएं कि उनकी क्या सोच है इस 5वें सीज़न के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोग जो 5वें सीज़न में जो देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीज़न होगा, जिसमें समाज और व्यवहार तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को किस तरह से हम लोग व्यवहार में उतार करके कैसे हम सुखी और शांति का जीवन जी सकते हैं। आज वर्तमान में देखें तो इसे पूरी दुनिया में एंगेज बुद्धिज़्म के नाम से जानते हैं। जब हम लोग संसार का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में युद्ध जैसी भयानक समस्याएं हैं, अशांति है, आपस में मनमुटाव और अनेक प्रकार की कलह हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले इन सभी समस्या का समाधान और निवारण हमें बताया है। तो हम देखते हैं कि युद्ध जैसी समस्याओं को प्रेम और मैत्री से जीता जा सकता है। उनकी नैतिकता की शिक्षा है, पंचशील की शिक्षाएं हैं, इसको यदि हम आचरण में उतारते हैं तो अनेक प्रकार की ऐसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में जितनी अशांति हैं तो इस अशांति को दूर करने का उपाय और तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही प्रायोगिक प्रैक्टिकल अभ्यास करने के लिए हमें बताया है, वह है ध्यान साधना। और ध्यान साधना के बाद में हम लोग अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्र बना सकते हैं, उसको शांति के माध्यम से अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है यह एक शिक्षा के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। और इसीलिए आज वर्तमान में बढ़ती हुई इस प्रकार की समस्याओं को, चूँकि हम 21वीं सदी का जीवन जी रहे, ऐसे समय में
तथागत गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं का बड़ा ही महत्व है और अंगीकार करके निश्चित तौर पे हम अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे आंदोलनों को देखते हैं, जैसे कि वियतनाम के एक थिक नाथ थान एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हुए जिन्होंने इस पर काफ़ी कुछ काम किया। और हम जानते हैं कि वियतनाम और अमेरिका का झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद में शांति के रूप में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर उन्होंने उपाय भी बताए। तो ऐसे कई आंदोलनकारी हुए जिन्होंने समाज की मूवमेंट को चलाया और उसे दूर करने की कोशिश की। खासकर में इस तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षा रही है उन शिक्षाओं को व्यवहार में उतार करके उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोग आपके लिए इस 5वें सीजन में देंगे, जो कि ज्ञानवर्धक होगा। आपको काफ़ी इससे सफलता मिलेगी इस ज्ञान को जानकर कि कैसे हम अपने घर की कलह को दूर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि परिवार में बहुत सारा झगड़ा होता है और परिवार भी टूट जाता है। तो यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा निश्चित तौर पर एक लाभप्रद होगी, जो आप लोगों को हम इस 5वें सीजन में आप लोगों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने जो बताया कि विशेष ध्यान ये दिया जाएगा कि हम लोग नैतिकता के बारे में ध्यान देंगे कि किस प्रकार से नैतिकता से संबंध रखने वाले उपदेश तथागत बुद्ध ने दिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जो तथागत बुद्ध के संदेश हैं, जो नैतिकता के संदेश हैं, वो उन्होंने किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं दिए, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। और अगर वो संपूर्ण मानव जाति उनका अनुपालन करती है तो अवश्य ही शांति स्थापित दुनिया में होगी। और ये आप बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि किस प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज़ है कि वो किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है दुनिया को, समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं विचार जानना चाहूँगा, हमारे बीच में भंते विमल बोधी जी हैं, मैं आपका विचार जानना चाहूँगा कि इस 5वें सीज़न में क्या आप सोचते हैं हम इसमें और क्या साबित कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। आज हम सब लोग एक मनुष्य लोक के प्राणी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जिस तरीके के कर्म करता है वो वैसा व्यवहार में भी लाता है। तो यहाँ विभिन्न गतिविधियाँ हैं कि मनुष्यों में आपसी मनमुटाव, जैसा हमारे भंते जी ने बताया कि कितने झगड़े होते हैं, हमारे घरेलू हिंसाएं होती हैं, एक देश दूसरे देश पर अटैक भी करता है। तो हम लोगों को चाहिए, हम सभी तो एक समान हैं, चाहे यहाँ का पुरुष है चाहे दूसरी जगह का मानव है, तो सभी समान है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो हम सबको क्या है कि मानवता के साथ जीना चाहिए। हमारे सबके अंदर एक जैसी ही स्थिति होती है। जिस प्रकार से मनुष्य यहाँ का जन्म लेता है भारत का, उसी प्रकार से अन्य देशों का भी उसी प्रकार से जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त भी होता है। उसी प्रकार से सभी जगह के मनुष्य जो है जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तमाम तरह की बीमारियां आती हैं मनुष्य के लिए, वो सब एक जैसा ही व्यवहार है। तो यहाँ सभी के जो अंदर जो हमारे पाए जाते हैं जो भी तत्व, वो सब एक जैसे ही हैं। तो हम सभी एक समान हैं। तो एक समान है तो हम सबको करुणा के साथ रहना चाहिए, मित्रता के साथ रहना चाहिए, और यही एक मानवता है, एक समानता से रहना चाहिए। यहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी बताया है कि ना जच्चा बसलो होती ना जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना बसलो होती कम्मना होती ब्राह्मणों। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। जो बंते जी ने बात कही आज, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि हमारे बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की, जो तथागत बुद्ध ने अपने समय में बहुत विशेष रूप से जिस बात को कहा कि हम सब लोग बराबर में, कोई ऊंचा नहीं होता कोई नीचा नहीं होता। आज देश के अंदर थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग इस बात को रखेंगे 5वें सीज़न में कि सब लोग, हम लोग बराबर हैं। कोई भी किसी भी प्रकार में ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। कोई जाति और वर्ण के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि जाति और वर्ण ही नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो तथागत बुद्ध का संदेश है, ये हम समझते हैं कि हमारे समाज में जब फैलेगा तो हमारे समाज में शांति आएगी और समन्वय पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विमल बोधी जी आपका। और अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो नीलिमा जी हैं, डॉक्टर नीलिमा जी, वो भी अपना विचार बताएं कि 5वां सीज़न क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें वो क्या समझती हैं कि क्या हमें और ऐड हम कर सकते हैं या क्या इसका लाभ होगा। जी धन्यवाद सर। क्योंकि
भगवान बुद्ध का संपूर्ण दर्शन यह व्यवहार पर ही आधारित है, क्योंकि मनुष्य से शुरू होता है और मनुष्य पर ही खत्म होता है। पूरा दर्शन बुद्ध का आचरण और मनुष्य से संबंधित है। इसीलिए हमें जो भी दर्शन है हमारा बुद्ध का, वह जीवन से शुरू होकर अंतिम पड़ाव तक आता है। और बुद्ध के तत्वज्ञान को जब तक हम विचारों में रखेंगे किंतु आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक उसका कोई भी अर्थ नहीं है। विचारों से होकर वह आचरण में आने के बाद ही वह दर्शन उसका उपयोग है। इसीलिए हमें बुद्ध का दर्शन केवल और केवल बोलने के लिए नहीं तो आचरण के लिए ही है। तो हमें यह दर्शन संपूर्णतः अपने आचरण में लाना होगा, ताकि इससे समाज सुदृढ़ बने। और समाज अगर सुदृढ़ बनता है तो समाज में जो संघर्ष शुरू है उस संघर्ष को हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज संघर्ष घर में है, माता पिता में है, पिता पुत्र में है, पुत्र पुत्री में है। तो ये सभी संघर्ष को अगर हमें दूर करना है तो हमें बुद्ध का सामाजिक संदेश और बुद्ध का दर्शन यह हमें व्यवहार में लाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। आपने बहुत अच्छा ये कहा कि विचार की और आचरण की बात आपने कही, तो ये तथागत बुद्ध का ही संदेश है। वही इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारा मन और हमारा आचरण और हमारे विचार ये एक दूसरे से सम्मिलित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा आचरण अच्छा होगा, और अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारा मन अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बारे में तथागत बुद्ध ने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया है, और ये हम इस 5वें सीज़न में हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि किस प्रकार वो इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा बनते कुशल सुमन जी से कि वो अपना विचार दें कि इस सीज़न में हमें और क्या हम ला सकते हैं। तो सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे सीज़न का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि जो तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं उसको एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे उतार पाए। तो जीवन में उतारने के लिए इसके दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक पक्ष तो ये है कि वे स्वयं के जीवन में उतार सकता है और स्वयं का कल्याण कैसे कर सकता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये है कि वे समाज में इसको कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। जो तथागत बुद्ध से वे सीखेगा इन शिक्षाओं से, वो कैसे समाज में वो उसका व्यवहारिक पक्ष दिखलाएगा। तो जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज के बहुत सारे आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। एक हुआ हिस्ट्री, एक हुआ पॉलिटिकल, एक हुआ इकोनॉमिक। तो अगर हम सिर्फ सोशल डायमेंशन भी लेते हैं तो सोशल डायमेंशन में बहुत सारी फिर कमियां हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो मान लेते हैं कि हम एक डायमेंशन ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं सोसाइटी का, जैसे शांति। तो शांति की बात करते हैं तो एक व्यक्ति को भी शांति चाहिए, व्यक्ति के अलावा एक समाज को शांति चाहिए, समाज के अलावा विश्व को शांति चाहिए। तो मेरा जो अप्रोच है इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति के मन में किस प्रकार से शांति आने से समाज में शांति आ सकती है। और इसके लिए हम नाना प्रकार की ध्यान साधनाओं का अभ्यास कर सकते हैं जो तथागत बुद्ध ने सिखलाई। इसमें सबसे ज़्यादा खास मुख्यतः ध्यान साधना का जो अभ्यास हो सकता है वो है 4 ब्रह्म विहार। तो 4 ब्रह्म विहार के अलावा भी डॉक्टर साहब की अपनी एक समझ है सुपश्ना को लेके। तो मैं चाहता हूं कि इसको डॉक्टर साहब स्वयं खुद समझाएं, सुपश्ना का क्या मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद बंदे जी। सबसे पहले तो मैं ये बात पुनः दोहराना चाहूँगा कि जो हमारा ये 5वां सीज़न होगा, इसमें अब तक जैसे आपने 4 सीज़न तक हमने तथागत बुद्ध के बारे में जाना, उनके दर्शन के बारे में जाना, उन्होंने जो विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए उनके बारे में जानना। लेकिन अब उनका प्रयोग हमें समाज में करना है कि किस प्रकार उनको जब हम समाज के अंदर लागू करते हैं तो समाज को लाभ होता है। तो ये सबसे बड़ी सोच ये है, इस सीज़न में हम इस सोच को लेकर चलेंगे कि तथागत के सिद्धांतों को किस प्रकार हम व्यवहारिक रूप से अपने समाज में लागू करें ताकि समाज में प्रेम, करुणा, शांति स्थापित हो। अब बंते जी ने सुपश्ना की बात बताई थी, तो मैं सुपश्ना के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक आपने विपश्यना शब्द तो सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि जो हमारे माननीय गोयनका जी ने भी बहुत ज़्यादा प्रसारित किया और आज जगह जगह सब जगह उसके केंद्र भी खुले हुए हैं। ये वो साधना है कि जहाँ पर हम अपने मन को, अपने चित्त को परिशुद्ध करते हैं। हम ध्यान के माध्यम से हम निर्वाण प्राप्त करने की सोच रखते हैं।
हम कितने ऊपर तक जा पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति, हर उपासक या भिक्षु कोई भी जो होता है वो इस माध्यम से प्रयत्न करता है कि वो निर्वाण को प्राप्त करे। मेरी इसमें थोड़ी सी ये सोच हुई कि तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो इस बात के लिए विशेष रूप से माना जाता है कि लोगों के कल्याण के लिए। हमने अपना कल्याण तो कर लिया, हम जब विपश्यना की बात करते हैं तो विपश्यना से हम अपना कल्याण तो कर लेते हैं, हम अपना कल्याण कर लेंगे, किस हद तक करेंगे वो अलग बात है। मान भी लिया जाए कि हम अरहंत बन गए, लेकिन उससे हमारे समाज को सीधे रूप में क्या लाभ हुआ। तो हमने इसमें अपनी सोच को थोड़ा सा मिश्रित किया है और ये किया है कि उसका लाभ अगर हमारा मन और हमारा चित्त परिशुद्ध होता है, उसमें कुछ गुण विकसित होते हैं, प्रेम, करुणा और मैत्री जागृत होती है, तो उसका समाज में भी उसको पता चलना चाहिए, उस समाज को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमने अभी हम लोग बहुत जल्दी इसी अगले 1 माह के अंदर एक केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, जो पहला केंद्र होगा जो महलवाला गांव में होगा, और उसको हम भारतीय सुपश्यना केंद्र के नाम से स्थापित कर रहे हैं। इसमें हम ये करेंगे कि जो ध्यान का पूरा एक कोर्स होगा, उस ध्यान के कोर्स के बाद जो अंतिम दिन होगा, जैसे कि मैं मेडिकल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल में हम लोग 4.5 साल की पढ़ाई करते हैं MBBS की, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमने 4.5 साल में सीखा है वो हम अपने रोगियों के ऊपर उनको लाभ पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार जो सुपश्यना की जो ये सोच है वो ये है कि जो हमने विपश्यना के माध्यम से या जो हम लोगों ने ध्यान के माध्यम से अपने चित्त में, अपने मन में गुण विकसित किए हैं प्रेम करुणा के, वो हम जनता तक पहुंचाएं। तो अंतिम दिन हम एक शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें कि हमारे जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने कि कोर्स किया है वो समाज में जाके, जनता के बीच में जाके और उनकी सेवा करेंगे विभिन्न रूप से, जिस रूप में भी कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रेम करुणा मैत्री का संदेश जो है उसका संदेश सब तक जन सामान्य तक पहुँचे और उसका लाभ दूसरों को हो। तो ये हमारी ये संकल्पना है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा सीमा जी कि इस प्रकार से हम तथागत बुद्ध के पूरे संदेश को 5 सीज़न के अंदर हम लोगों ने विभक्त किया है। पहला सीज़न हम लोग देख चुके हैं और उसके बाद आगे के ये हमारे सीज़न चलेंगे जिनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एक सुगठित प्रारूप हमारे दर्शकों के समक्ष रख दिया है कि हम जो आने वाले हमारे जो 4 और सीजन्स हैं, जो कुल मिलाकर 5 सीजन्स की प्रारूप आपने एक तैयार किया और उसे हम किस रूप में अपने दर्शकों के समक्ष रखेंगे, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं आपके समक्ष कुछ सामयिक संदेश और प्रार्थना पहुँचाना चाहती हूँ, जिसे हमारे सुधी दर्शकों ने वीडियो के रूप में हमें भेजा है। साथ ही हमारे पास अनेक व्हाट्सएप और ईमेल भी आए हैं, उनके नाम भी हम समय बचाने के लिए स्क्रॉल में दे रहे हैं। तो पहले मैं आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। हमने धम्मदीप प्रोग्राम 20 से देखना शुरू किया है। यह प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय और अच्छा लगा है। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को दोबारा से प्रसारित करने का कष्ट करें। नमस्कार, मैं श्रुति दीक्षित, मैं लखीमपुर से हूँ। हम लोगों ने धम्मदीप प्रोग्राम 20 से देखना शुरू किया। ये प्रोग्राम हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आप सबसे पुनः अनुरोध है कि इस प्रोग्राम का शुरुआत से प्रसारण करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद। हम लोगों ने धम्मदीप प्रोग्राम 20 से देखना शुरू किया और ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। इट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। सो ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको फिर से पुनः प्रसारित करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं गोविंद पोखरेल बुटोल सहरदेखि बोल्दैछु। खास में मैंने धम्मदीप कार्यक्रम काफ़ी बाद से देखना शुरू किया है। क्या है, कार्यक्रम दोबारा शुरू से नहीं दिखाया जा सकता। अगर दिखाते हैं तो हम लोगों को तथागत बुद्ध के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। यो सबै कुराहरू मैले आफूले जाने अनुसार भनेको मतलब बता रहा हूँ। देख लीजिएगा कैसे करना है। अगर आप लोगों को चैनल से कोई दिक्कत नहीं है तो दोबारा शुरू से हम देखना चाहते हैं। अगर शुरू करवा देंगे तो आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मैं सुभारती चैनल से ये अनुरोध करता हूँ कि धम्मदीप कार्यक्रम को पुनः प्रसारित किया जाए, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के 12वें एपिसोड से देखना शुरू किया हूँ, तो मैं पुनः इस प्रसारण को देखना चाहता हूँ। धम्मदीप प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इसका पुनः प्रसारण किया जाए।
सर, आपने ये विभिन्न वीडियो संदेश देखे और आपने ईमेल और मैसेजेस भी देखे हुए हैं, विभिन्न संदेश आपने पढ़े हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि इस कार्यक्रम को आप उन दर्शकों की जो इच्छा है उसे पूरा कैसे करेंगे, या हम इस पर क्या विचार कर रहे हैं? सीमा जी, निश्चित रूप से इस बात से ये तो परिलक्षित होता है कि जो हमारा संदेश है वो लोगों तक जा रहा है। दूर दूर के क्षेत्रों से संदेश आए हैं। इससे पता चलता है कि लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन बहुत तर्कसंगत बात नहीं समझ में आती कि अगर मान लीजिए, देखिए, तो भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे लोग, कब कब हम लोग इसको दोबारा से इसका प्रसारण करते रहेंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मेरे कार्य करने की प्रणाली है कि मैं कोई भी निर्णय स्वयं अपने विचार से नहीं लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीच में सुधीजन बैठे हैं, आदरणीय बनते बैठे हैं, हमारी अध्यक्षा बैठी हैं, तो मैं इनके पहले विचार लूं, उसके बाद ही कोई इसी निर्णय पर पहुँचें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि आपका क्या सोच है, क्या इस तरह के निवेदन को स्वीकार करके दोबारा से हम आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने लोगों की अपील सुनी है और आपने भी बताया, निवेदन किया, तो मुझे लगता है कि लोगों के ज्ञान के लिए, ज्ञान तथागत गौतम बुद्ध के इस विचारों को और भी जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अपील की गई है दूर दूर से, तो निश्चित तौर पे हमें दोबारा जो है इस ज्ञान का प्रसारण करने के लिए ज़रूर शुरू करना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद। बनते कुशल सुमन जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम लोगों के जीवन में एक नया बदलाव ला पाएँ, तो हमें जनता की इस विनती को स्वीकार करना चाहिए और इसका दोबारा से हमें प्रसारण करना चाहिए। ठीक है। और विमल बोधी जी, आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? आपका क्या सोच है? तथागत सम्यक संबुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित ये कार्यक्रम धम्मदीप यहाँ से प्रसारित किया गया, जिसमें हमारे सभी उपासक और उपासिकाएँ जुड़े और भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। और बुद्ध की शिक्षा ही ऐसी है कि इसे सबको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हैं तथागत सम्यक संबुद्ध की। अब बात आती है कि इस कार्यक्रम को दोबारा प्रारंभ किया जाए। भविष्य में तो ऐसे बहुत लोग जुड़ेंगे और उपासक उपासिकाएं जुड़ेंगे, तो वो भी ऐसे मांग करेंगे कि दोबारा फिर प्रारंभ किया जाए। पहली बात तो मैं सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ ये कार्यक्रम को देखा और हमारे इस कार्यक्रम को सराहा भी है। हमारी पीसीआर टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दोबारा प्रारंभ करने के लिए ये सोचनीय विषय है, ये हो भी सकता है, दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं सीजन 2। विमल बोधी जी थोड़े से सशंकित हैं, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर नीलिमा जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर नीलिमा जी बताएं कि उनकी क्या सोच है, क्या हमें दोबारा से इसको सीज़न 1 को दोबारा से हमें चालू करना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि एक दो लोगों की मांग नहीं है, ये कई लोगों की मांग है और विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न लोगों से ये मांग की उठाई गई है। तो इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि हमें जितना ज्ञान बांट सकते हैं हमें बांटना चाहिए, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि बुद्ध की शिक्षा जन जन तक पहुँचे। तो मेरे अनुसार तो इसे दोबारा दिखाना चाहिए। ठीक है। सीमा जी, जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर तो स्पष्ट ही है। लगभग सभी लोग ये सोचते हैं कि चूँकि तथागत बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जितना भी बार बार दिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी तकनीकी समस्या होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मैंने प्रश्न किया था। लेकिन जब सबकी इच्छा ऐसी है कि सीज़न 1 को दोबारा से दिखाया जाए तो ठीक है। इससे हमें सबसे बड़ा ठीक है, मैं ये भी समझता हूँ कि ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। तो जो बेस एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स होता है, तो ये फाउंडेशन कोर्स की तरह काम करेगा। हमें तथागत बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में दोबारा से कि किस प्रकार से एक सामान्य सा जो व्यक्ति है वो बुद्ध बन सकता है, तो ये जब कहानी हम दोबारा से देखेंगे तो मुझे ये समझ है कि ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि सीमा जी हम लोग निवेदन कर लेंगे आरपी सिंह जी से
कि इसको हम पहले आरंभ से इसको सीज़न 1 को हम दोबारा से इसको प्रसारित कर लें। मेरी सहमति है। धन्यवाद सर आपका इस महत्वपूर्ण उद्घोषणा के लिए। यह हमारे दर्शकों की एक जो हमसे उम्मीद थी, एक अपेक्षा थी, आपने उसे एक तरह से पूर्ण किया है। मैं सभी हमारे जो सम्माननीय अतिथि हैं और प्रबुद्ध समुदाय है, उन सब के प्रति भी आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमारे दर्शकों की इच्छाओं का मान रखा है और इसको पुनः प्रसारित करने की आप लोगों ने सहमति व्यक्त की है। हमारी तकनीकी टीम की तरह से मुझे यह एक तरह की सूचना प्राप्त हुई है कि वो आप सबकी इस सहमति का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम को कल से पुनः प्रसारित कर रहे हैं। आप सभी का मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। हमारी ओर से भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपकी पूरी तकनीकी टीम को धन्यवाद। नमामि। आप सभी ने इस कार्यक्रम को अपने महत्वपूर्ण समय में से समय यहाँ दिया और इस संपूर्ण महत्वपूर्ण गहन चर्चा में आप सब यहाँ सम्मिलित रहे। आप सबका पुनः आभार। साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, इस सूचना के साथ कि कल हमारा धम्मदीप कार्यक्रम दर्शकों की भारी मांग पर पुनः प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूर्व के समय पर ही रहेगा। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, भंते चंद्रकीर्ति जी, डॉक्टर नीलिमा जी, भंते विमल बोधी जी एवं भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो